तिरंगा क्या है ये जानते हैं आप? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, कोस कोस पर बानी और पानी बदलने वाले इस देश को एक सूत्र में पिरोता है तिरंगा। इसी तिरंगे को छाती पर चिपकाए सैनिक जाता है तो परिवार की आंख नम होती है, और इसी में लिपट कर जब वो वापस आता है तो पूरा देश रोता है। देश के अस्तित्व से अस्मिता तक में शामिल है यह तिरंगा। 130 करोड़ से ज्यादा के जज्बात का नाम है तिरंगा। वशीभूत होने की हद तक अभिभूत कर दे वो है तिरंगा। इसी तिरंगे के सुने अनसुने, जाने अनजाने, कहे अनकहे किस्सों का नाम है तिरंगा, द अनटोल्ड स्टोरी। यकीन जानिए, इस कार्यक्रम के बाद तिरंगा ध्वज नहीं धड़कन बन जाएगा, आपकी धमनियों में बहता लहू बन जाएगा। आपके माथे के त्रिपुंड से हृदय के कुंड तक सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा होगा। शुरू करते हैं तिरंगा, द अनटोल्ड स्टोरी। लहराता तिरंगा हमारी स्वतंत्रता का संदेश पूरी दुनिया को देता है। आसमान से वो ऐलान करता है कि इस ध्वज के नीचे मौजूद हर भारतीय आजाद है। वो प्रतीक है इस बात का कि हिंदुस्तान की सरजमी की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत कोई दुश्मन नहीं कर सकता। तो आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपने तिरंगे को करीब से जानना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि सिर्फ 75 साल नहीं, बल्कि तिरंगे का इतिहास कहीं ज्यादा पुराना है। तिरंगा आजाद हिंदुस्तान की आन बान शान, सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान। भारत की आजादी की लड़ाई का गवाह और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का प्रतीक रहा है तिरंगा। बापू, तिलक, पटेल और ना जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सजाया और संवारा है। गुलामी के दौर में कई बार देश के ध्वज का रंग और रूप बदला, लेकिन आजादी मिलते ही 3 रंगों में रंग कर बन गया भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगे के नेशनल फ्लैग बनने का सफर बहुत लंबा रहा है। इस यात्रा में आजादी के प्रतीक ध्वज ने आंदोलन को एक नई मंजिल दी। तो चलिए चलते हैं इतिहास में और गवाह बनते हैं तिरंगे की यात्रा के। (1857) का सैनिक विद्रोह। यह वक्त था जब अंग्रेजों के खिलाफ देश में विद्रोह की चिंगारी सुलग उठी। इस आंदोलन के दौरान एक झंडे की जरूरत महसूस हुई, ताकि आजादी के आंदोलन में पूरा देश एक आंदोलन के प्रतीक, एक ध्वज के साथ खड़ा हो। 1904 में विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने पहली बार एक ध्वज बनाया था, जिसे निवेदिता ध्वज कहा जाता था। सिस्टर निवेदिता को बौद्ध गया से ध्वज बनाने का आइडिया आया। उन्होंने वहीं वज्र का चिन्ह देखा था। वज्र को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सिस्टर निवेदिता ने लाल रंग का एक झंडा बनाया। इसके किनारों पर 101 दीप बनाए गए और बीच में वज्र था। इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के ग्रीन पार्क में एक झंडा फहराया गया। इस झंडे को सचिंद्र नाथ बोस ने 3 रंगों में डिजाइन किया था। पहली पट्टी केसरिया रंग की थी, जिस पर सफेद आधे खिले कमल के 8 फूल थे। बीच वाली पट्टी पीली थी, जहां वंदे मातरम लिखा था। नीचे एक हरी पट्टी थी। (22 अगस्त 1907) यह वो दिन था जब भारत की आजादी का प्रतीक, एक ध्वज, देश की धरती से दूर दुनिया के एक दूसरे हिस्से में फहराया गया। जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में भीखाजी कामा ने एक नया झंडा फहराया। इस झंडे में हरे रंग की ऊपरी पट्टी थी। इस पर 8 कमल के फूल थे। बीच वाली पट्टी केसरिया और नीचे वाली पट्टी लाल रंग की थी।
इस झंडे को सावरकर और भीखाजी कामा ने मिलकर बनाया था। झंडे के 8 कमल के फूल 8 प्रांतों के प्रतीक थे। प्रथम विश्व युद्ध में यह झंडा बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से मशहूर हो गया था। भारतीय कैदियों, गदर पार्टी और ब्रिटिश फौज से निकाले गए भारतीयों ने इसका खूब इस्तेमाल किया। 23 अप्रैल 1916 को एक बार फिर ध्वज का रंग रूप बदला। बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन से जोड़ने के लिए एक नया ध्वज बनाया गया। इस झंडे में लाल रंग की 5 और हरे रंग की 4 पट्टियों का इस्तेमाल किया गया। इसमें 7 तारे सप्त ऋषि के प्रतीक थे। इस झंडे में ब्रिटिश राज का फ्लैग भी ऊपर मौजूद था। माना जाता है कि इसे कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। अब तक एक आजादी की लड़ाई और आंदोलन के प्रतीक ध्वज की एक लंबी यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब तिरंगा अपने मौजूदा स्वरूप को हासिल करने की आखिरी यात्रा शुरू करने वाला था। किसी भी देश की पहचान उसके राष्ट्रीय प्रतीक यानी राष्ट्र ध्वज के आधार पर होती है। आज भी जब हम भारत और उसकी आजादी के विषय में सोचते हैं तो हमारे मन में तिरंगे का ही ख्याल आता है। हमारा राष्ट्र ध्वज अन्य देशों की भांति बेहद अलग और अनोखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तिरंगे को डिजाइन करने का क्रेडिट किसे जाता है? वो महान शख्सियत है पिंगली वेंकैया, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। 2 अगस्त 1876 को उनका जन्म हुआ था। पिंगली वेंकैया की उम्र 19 साल थी तब वो ब्रिटिश आर्मी से जुड़े और अफ्रीका में एंग्लो बोयर जंग में हिस्सा लिया। वहां पिंगली महात्मा गांधी से मिले। 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरोकर रखे। उनकी इस पहल को एस.बी. बोमांजी और उमर सुमांजी का साथ मिला। इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की। In the midst of darkness, light persists. Hence I gather that God is light, truth, light. He is love. आजादी की लड़ाई में भारत को एक सर्वमान्य राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत थी। खुद महात्मा गांधी को इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसी बीच पिंगली वेंकैया एक समाधान लेकर आए। 1921 में पिंगली वेंकैया ने विजयवाड़ा में बापू से मुलाकात की और ध्वज का डिजाइन उनके सामने रखा। दरअसल ये पिंगली की बापू से पहली मुलाकात नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में पिंगली वेंकैया ब्रिटिश फौज में थे, वहीं पर वो महात्मा गांधी से पहली बार मिले। भारत वापस आने के बाद पिंगली भी देश की आजादी की लड़ाई में जुट गए। पिंगली एक जियोलॉजिस्ट भी थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के नेशनल कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर भी काम किया था। उनका जन्म भी 2 अगस्त 1876 को आंध्र के कृष्णा जिले में ही हुआ था। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से लेकर 1921 तक दुनिया भर के देशों के झंडों का अध्ययन किया था। 1921 में जब पिंगली ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन महात्मा गांधी के सामने रखा तो बापू ने उन्हें नया ध्वज बनाने के लिए कहा। बापू ने 1921 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले नया ध्वज बनाने के निर्देश दिए। पिंगली वेंकैया बापू के निर्देश पर नए ध्वज का डिजाइन बनाने में जुट गए। शुरुआत में उन्होंने ध्वज में लाल और हरे रंग का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उन्होंने केसरिया रंग डाला। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद पट्टी और चरखा, और हरे रंग की निचली पट्टी के साथ उन्होंने तिरंगे का वो डिजाइन बनाया जो सबको भा गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान इस झंडे को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज बनाने का उद्देश्य देश के सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का था ताकि स्वतंत्रता के लिए पूरे देश को एकजुट किया जा सके, और हुआ भी ऐसा ही। पिंगली वेंकैया का निधन साल 1963 4 जुलाई को हो गया। भारत सरकार ने 2009 में उनकी याद में डाक टिकट जारी किया और साल 2014 में ऑल इंडिया रेडियो के विजयवाड़ा स्टेशन का नाम पिंगली वेंकैया के नाम पर किया गया। तो यूं भारत को अपना राष्ट्रीय ध्वज मिल गया, लेकिन एक बदलाव और बाकी था, और वो था चरखे की जगह अशोक चक्र। तो चरखे पर चक्र का भारी पड़ना इस अखंड भारतवर्ष के इतिहास से जुड़ा है, स्वर्णिम भारतवर्ष से जुड़ा है, शौर्य से जुड़ा है। जानना नहीं चाहेंगे? बने रहिए हमारे साथ।
1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करना था। कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात कही थी। इस तरह 1931 में बने इस झंडे के बदले रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। इस झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। 300 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने जब पूरे भारत को एक करने की कोशिश की तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में भी यह धर्म चक्र दिखाई देता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया, लेकिन इस ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। यह एक नीला चक्र है जिसे अशोक का धर्म चक्र या धम्म चक्र भी कहा जाता है। तिरंगे में धर्म चक्र को क्यों शामिल किया गया, इसकी भी एक वजह है। धर्म चक्र का इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किया था। यह धर्म चक्र सम्राट अशोक के भारत की विशाल सीमाओं का प्रतीक है। उस वक्त पूरा भारत एक शासन व्यवस्था के सूत्र में बंधा हुआ था और सम्राट अशोक के राज में पूरा पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश भी मौजूद था। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर तिरंगे में चरखे को क्यों हटाया गया। तो इसके दो बड़े कारण थे। पहला कारण यह था कि तिरंगे पर चरखा होने से ये पीछे से उल्टा दिखता था। दूसरा कारण यह था कि चरखा भारत के गांवों की आत्मनिर्भरता को दर्शाता था, jabki नेहरू देश में बड़े बड़े उद्योग स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए उनका मानना था कि इस पर अशोक चक्र होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच बने अशोक चक्र का अपना एक महत्व है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में हैं। इसके बीचों बीच गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये चक्र सारनाथ के शेर स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र के नीले रंग और 24 तीलियों की भी अलग महत्ता है। इसके रंग के बारे में कहा गया कि नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। इसीलिए राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी के केंद्र में नीले रंग का अशोक चक्र होता है। 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को प्रदर्शित करती हैं। मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग की तुलना अशोक चक्र की 24 तीलियों से की गई है। आखिरकार भारत को अपना राष्ट्रीय ध्वज मिल गया। आजादी मिलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। इस तिरंगे को दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर मेरठ से मंगवाया गया था। लेकिन आखिर मेरठ से ही क्यों तिरंगा मंगवाया गया, इसके पीछे भी एक कहानी है जो हर भारतीय के लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि सवाल आपके गौरव का है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजाद भारत का पहला तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर फहराकर सलामी दी। लाल किले के ललाट पर फहराए गए उस तिरंगे को देश की क्रांति धरा यानी मेरठ में बनाया गया था। खादी का तिरंगा ध्वज रातों रात मेरठ के गांधी आश्रम में नत्थे सिंह ने सिला था। तिरंगे की रूपरेखा भले ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी, लेकिन आजाद भारत को पहला राष्ट्रध्वज अपने हाथों से तैयार करने वाले शख्स नत्थे सिंह थे। खास बात यह कि लाल किले पर जो तिरंगा जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था उसे लालटेन की रोशनी में सिला गया, क्योंकि काम रातों रात हुआ था और तब बिजली नहीं थी। मेरठ क्रांतिकारियों की वो धरती जहां से पहली चली थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की चिंगारी। इस वीर धरा से आया तिरंगा अगर लाल किले से भारत की आजादी का ऐलान करता तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी। शायद यही वो वजह बनी मेरठ में बना तिरंगा लाल किले पर फहराने की। 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराकर सलामी दी। कम लोग इस हकीकत से वाकिफ हैं कि लाल किले के ललाट पर सजा वो तिरंगा मेरठ में रातों रात सिला गया था।
खादी का वो झंडा मेरठ के नत्थे सिंह ने सिला था। मेरठ के नत्थे सिंह तब क्षेत्रीय गांधी आश्रम में क्रांतिकारियों के झंडे, खादी की टोपी, कपड़े और अन्य चीजें सिलते थे। इसी बीच उन्हें तिरंगा सिलने का निर्देश मिला, वो तिरंगा जो लाल किले की प्राचीर पर फहराया जाना था, आजाद भारत का पहला ध्वज। रातों रात तिरंगा सिलना था। उस वक्त बिजली भी नहीं थी। नत्थे सिंह ने लालटेन और दियों की रोशनी में तिरंगा सिलना शुरू कर दिया। क्रांतिकारियों का एक दल मेरठ में था जो तिरंगे को लेकर दिल्ली जाने के लिए तैयार बैठा था। नत्थे सिंह की अगुवाई में कारीगरों ने रातों रात तिरंगा तैयार कर पूरे सम्मान के साथ उसे मलमल के कपड़े में लपेटकर लकड़ी के नए बक्से में रखकर दिल्ली भेजा। ये हमें 3 पीढ़ी हो गई है। पहले हमारे ताऊ जी थे, वो ठेकेदार थे गांधी आश्रम में। फिर जो पिताजी हमारे, सिलाई का काम पिताजी का था, तो उसके 1947 से पहले ही झंडा बना रहे हैं। और उसके बाद से अभी तक झंडा हम ही बना रहे हैं। यानी कि पहला झंडा हमारे पिताजी ने बनाया था, और उसके बाद जो है अब मैं बना रहा हूँ। मेरे को भी कोई 42 साल हो चुके हैं। जब उस टाइम काम आया था तो उस टाइम बिजली तो थी नहीं, मिट्टी के तेल की लालटेन से ही, लालटेन की रोशनी से ही झंडा बनाया था। अच्छा, पहला झंडा जो हाँ जी, लालटेन की रोशनी से ही। जी। ओके। जब लाइट तो थी नहीं उस टाइम तो। यही इसी मकान में? हाँ जी, इसी मकान में। मेरठ में नत्थे सिंह का बनाया वही तिरंगा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से फहराया। नत्थे सिंह का जन्म 1925 में मेरठ में हुआ था। आज भी उनका परिवार तिरंगा सिलता है। 3 पीढ़ियों से तिरंगे की सिलाई कर रहे इस परिवार के जहन में पहले तिरंगे की याद ताजा है। नत्थे सिंह के परिवार को गर्व है कि पहला तिरंगा यहीं से दिल्ली गया। जी, बहुत ज्यादा फक्र होता है। हमारे ससुर भी यही काम करते हैं, मेरे हस्बैंड भी यही काम करते हैं। अच्छा। जी, बहुत अच्छा लगता है। पूरे रात दिन यही काम चलता है, तो हमें तो अच्छा लगता है। मेहनत करते हैं, ये है, खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारे घर से ये काम शुरू हुआ और हम शुरू से यही कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि दादाजी ने भी यही काम कराया, अब पापा भी यही काम कर रहे हैं। हम भी हेल्प कराते हैं जो हमसे हो पाता है, क्योंकि वो हमारी पढ़ाई भी है। जितना हम हेल्प हो पाता है वो कर पाते हैं। धागे काटना, इस टाइप से कुछ काम हेल्प कर सकते हैं। मेरठ की तंग गलियों में अपने घर के एक कमरे में नत्थे सिंह के बेटे रमेश पिछले 42 सालों से तिरंगा बना रहे हैं। यहाँ बना तिरंगा क्षेत्रीय गांधी आश्रम समेत कई जगहों पर भेजा जाता है, लेकिन अब लाल किले पर जो तिरंगा फहराया जाता है वो यहाँ से नहीं बल्कि कर्नाटक के हुबली से आता है। हुबली पहुंचकर तिरंगा न सिर्फ भारतीय अस्मिता का प्रतीक बन गया, बल्कि पूरे संवैधानिक अधिकार हासिल कर लिए, जिनका पूरी प्रतिबद्धता के साथ पालन करना होता है। बने रहिए हमारे साथ। तिरंगे का इतिहास यहीं तक सीमित नहीं। आजादी की लड़ाई के दौरान अलग अलग रूप रंग में तिरंगे का इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया। ब्रिटिश राज में तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं थी, खासतौर पर सरकारी इमारतों पर, लेकिन फिर भी तिरंगे ने पूरे भारत में आजादी की लड़ाई को एक सूत्र में बांधे रखा। और एक मौका ऐसा भी आया जब आजादी मिलने से पहले एक सरकारी इमारत पर तिरंगा फहरा दिया गया। 18 मार्च 1923 को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में सरकारी इमारत पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने तिरंगा फहरा दिया और इसका असर बहुत व्यापक हुआ। में सबसे पहला तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। यह बात बड़ी विस्फोटक हुई, क्योंकि जबलपुर कमिश्नरी था और यहाँ का कमिश्नर अल्फ्रेड स्लोकॉक और यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर था हैमिल्टन, इन लोगों के तो कान खड़े हो गए और चारों तरफ ये बात फैल गई कि पूरे भारतवर्ष में जबलपुर में एक शासकीय इमारत पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। ये खबर दिल्ली और वहां से होते हुए लंदन पहुंच गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हड़कंप मच गया और फिर एक फैसला लिया गया कि अब भारत की किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी इमारत पर तिरंगा नहीं फहराया जा सकेगा। लेकिन इस घटना ने एक नए आंदोलन को हवा दी। कांग्रेस नेताओं की एक समिति मार्च 1923 में फिर जबलपुर आई और 18 मार्च 1923 को एक बार फिर सरकारी इमारत पर झंडा फहराया गया। मैं बता रहा हूं, मार्च
1923। यहां जबलपुर में किस प्रकार के रचनात्मक आंदोलन चल रहे हैं, इसके लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जमनालाल बजाज जी, देवदास गांधी जी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आए यहां पर। एक बात बता दूं कि 1922 में स्वायत्त शासन अधिनियम पारित हो गया था और जबलपुर में म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष कंचेदी लाल जैन बन गए थे। अर्थात अब जो स्वायत्त शासन है ना, ऑटोनॉमी जो थी, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहां बन गई। अंग्रेजी सरकार की इमारत में तिरंगा फहराना अंग्रेजों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए, लेकिन इस खबर ने तिरंगा फहराने का जोश और बढ़ा दिया। और वो अभूतपूर्व दिन था। 350 जो है यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहुंचे और एक यहाँ पर नाटक रचा गया, क्योंकि बम्बा वाले बिल्कुल अलर्ट मूड में था। इसलिए तपस्वी सुंदरलाल ने उससे बहस करना शुरू की और उसने कहा कि जब हमारी स्थानीय यहाँ पर सरकार गठित हो चुकी है तो हमको इस इमारत पर जो है झंडा फहराने दिया जाए। बम्बा वाले का कहना था कि यूनियन जैक भी फहराएं और आप साथ में तिरंगा झंडा भी फहराएं। कंचेदी लाल जैन जी ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम जो है तिरंगा झंडा ही यहाँ पर फहराएंगे। इस बहस का फायदा उठाते हुए उस्ताद प्रेमचंद जी ने, सीताराम जाधव जी ने, खुशाल चंद जैन जी ने, परमानंद जैन जी ने इसका लाभ उठाया और जल्दी से तेजी से जो है तिरंगा झंडा लेकर चढ़े और वो आप जो शिखर देख रहे हैं उस शिखर पर उन्होंने एक छड़ी के साथ उसको फहरा दिया। जबलपुर में हुई इस ऐतिहासिक घटना के बाद झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। तय किया गया कि 18 जून को झंडा सत्याग्रह दिवस मनाया जाएगा। झंडा सत्याग्रह के दौरान आंदोलनकारियों और ब्रिटिश हुकूमत में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत स्थानीय निकायों में झंडा फहराने की सहमति बन गई। ठहरिए जरा, देश के दिल का जंग आजादी के साथ साथ तिरंगे से बहुत गहरा रिश्ता है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश वो जगह है जहां बनता है मानक तिरंगा। उसके बारे में जानते हैं आप, बने रहिए हमारे साथ। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के कोने कोने में तिरंगा लहरा रहा है। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है। वैसे तो शहर शहर गांव गांव तिरंगा बनाया जा रहा है। करोड़ों तिरंगे भारत की शान बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लाल किले की प्राचीर पर जो तिरंगा फहराता है वो कहां बनता है? दरअसल कर्नाटक के हुबली शहर के बेंगेरी इलाके में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ तिरंगा बनाता है। KKGSS खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सर्टिफाइड देश की एकमात्र ऑथराइज्ड नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यानी केवल इसी यूनिट को देश में आधिकारिक रूप से तिरंगा बनाने का हक हासिल है। इसे हुबली यूनिट भी कहा जाता है। लाल किले की प्राचीर पर जो तिरंगा लहराता है उसे बनाने का जिम्मा कर्नाटक के हुबली में कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ के पास है। इस संघ की शुरुआत नवंबर 1957 में हुई थी और 1982 से इसने खादी बनाना शुरू किया। 2005-06 में इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने सर्टिफिकेशन दिया और इसने तिरंगा बनाना शुरू कर दिया। देश में जहां भी आधिकारिक रूप से तिरंगे का इस्तेमाल होता है वहां इसी संघ से झंडे की सप्लाई की जाती है। भारत में कहीं भी किसी सरकारी इमारत या फिर किसी अन्य जगह पर राष्ट्रीय ध्वज इस्तेमाल होता है वो KKGSS के बने झंडे ही इस्तेमाल करता है। विदेशों में मौजूद इंडियन एम्बेसीज यानी भारतीय दूतावासों के लिए भी यहीं से तिरंगे बनकर जाते हैं। देश में कोई ऑर्डर देकर कुरियर के तिरंगा के लिए नेशनल फ्लैग कोड है। फ्लैग कोड के मुताबिक तिरंगा फहराना जरूरी है और फ्लैग कोड में कई बदलाव भी किए गए। अब तक पॉलिएस्टर कपड़े से बने झंडे को फहराने पर पाबंदी थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया। नए नियमों के तहत अब राष्ट्रीय ध्वज मशीन से तैयार हुए कपास, पॉलिएस्टर, ऊनी और रेशमी राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया जा सकेगा। नए नियमों के तहत अब हाथ से बुने और मशीन से तैयार हुए झंडे को फहराया जा सकता है। पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक झंडा फहराने की परमिशन थी, लेकिन अब रात में भी तिरंगा फहराया जा सकेगा। नए नियमों के मुताबिक अब झंडा फहराने के लिए समय की पाबंदी नहीं है। केंद्रीय गृह सचिव
अजय भल्ला ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर नए फ्लैग कोड की जानकारी दे दी है। यह तो रहे झंडा फहराने के नए नियम, इससे जुड़े कुछ और नियम भी हैं जिनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। जैसे झंडे पर कुछ भी लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, प्लेन में, जहाज पर अपनी मर्जी से तिरंगा नहीं लगाया जा सकता। किसी सामान या बिल्डिंग वगैरह को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तिरंगे को जमीन पर नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा तिरंगे यानी राष्ट्रीय ध्वज को कोई और झंडा वो ध्वज से ऊंचा नहीं रखा जा सकता। तिरंगे का इस्तेमाल सजावट के लिए नहीं होगा। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार होगा और अनुपात तय है 3:2। इसके अलावा मध्य पट्टी के मध्य स्थित, सफेद पट्टी के मध्य स्थित अशोक चक्र में 24 तीलियां होनी आवश्यक है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। बिना किसी सवाल, बिना किसी शक के इस तिरंगे के लिए न्योछावर हो जाते हैं हजारों सैनिक। 130 करोड़ भारतीयों के आसमान का रंग है तिरंगा। मैं को हम बना देने का नाम है तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ इस तिरंगे को सलाम और आप सभी को राम राम। मोतीलाल